जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की जो केमिस्ट्री का जो सेट नंबर JZ की। तो इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरे देखते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में इसकी ज़रूर हेल्प मिलेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नंबर या A नंबर, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। क्या हो? विलय कोई गैस हो। ऑप्शन नंबर A, B, C और D। ऑप्शन A कह रहा है जल में घुली ऑक्सीजन। तो विलयन कैसा होना चाहिए? विलयन होना चाहिए ठोस। विलयन कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे ऑप्शन से देख के कीजिएगा। विलयन कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए, और जिसमें विलय क्या हो? विलय जो हो वो क्या हो? गैस हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर A कह रहा है जल में घुली ऑक्सीजन। क्या जल में घुली ऑक्सीजन, क्या H2O प्लस O2 क्या ठोस विलयन है? जी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर जो है नाइट्रोजन में कपूर, तो यहाँ पे क्या विलय जो है, विलय क्या गैस है? क्या नहीं, विलय यहाँ पे क्या है? ठोस है। तो ये ऑप्शन नंबर B भी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और जल में घुला D नंबर है। ऑप्शन नंबर D कह रहा है जल में घुला ग्लूकोज। क्या H2O और प्लस ग्लूकोज क्या यहाँ पे ठोस होता है? क्या? जी नहीं, यहाँ पे ठोस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। पैलेडियम में नाइट्रोजन, जी हाँ, ये क्या है? ये सही है। पैलेडियम में क्या है? हाइड्रोजन का विलयन जो है एक ठोस विलयन है, और विलय क्या है? इसमें गैस है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो A नंबर है वो भी क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर खा वाला कह रहा है, या कि B वाला या खा वाला। यहाँ पे मैं हिंदी में करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे खा नंबर है, यहाँ पे का कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक कितना हो? 25 हो। तो यहाँ देखिए तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है वो होता है √n और n+2, जहां n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की क्या है? संख्या। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अब आप परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 25 दिया है। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके आप देखेंगे कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उसको लेकर के आप जो है इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो 25 किसका होता है? मैग्नीशियम का, मैग्नीज का होता है, Mn का होता है 25। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d समथिंग एंड 2s2। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 10 10 2 12 6 18 18 2 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? अब इसमें D में बनाएंगे, तो D में कितने कोष होते हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 और 5। अब देखेंगे कितना एक यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि n बराबर कितना है? n बराबर है यहाँ पे 5। अब इस वैल्यू को में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये √5 × 7 क्या है? 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 5 7 35 √35। अब देखिए, अब आपको √35 का मान आपको नहीं निकालना है। जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? अगर थोड़ा सा क्या कर दें, 36 कर दें, तो कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब ये है इसकी जो वैल्यू होगी 5 × 5 = 25 और 6 × 36, इसकी जो वैल्यू होगी
वो 5 और 6 के बीच में आएगी और लगभग जो है 5.9 मतलब 6 के क्या होगी, सब 6 के क्या होगी, करीब होगी। अच्छा 5 इसका जो है आप जो है इसका आंसर ऑप्शन से देंगे। क्या इसकी वैल्यू 6 होगी, सॉरी क्या इसकी वैल्यू जो होगी वो 1.73। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1.73। क्या इसकी वैल्यू मैं बताया हूँ कि 5 और 6 के बीच होगी, तो ये ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जो बी की वैल्यू है, बी में ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इसकी जो वैल्यू है 2.83, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा वो 5 और 6 के बीच ही आने वाला है। ये 4 ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4.96, 4.96 ये भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 5.92, ये क्या, यही क्या है, ये सही है। मैं बताया था कि जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 और 6 के बीच होगी और 6 के ज्यादा करीब होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खाव ये भी क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ग वाला। क्वेश्चन नंबर ग, क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है कि संकुल CONH3 का होल 6Cl2 के विलयन में से कितने आयन उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो क्या है CONH3 का होल 6Cl2। अब देखिए इसे आप क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा CONH3 का होल 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो इसके पास चला जाएगा और इसका जो है क्लोरीन का कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे -2 और +Cl माइनस। अब देखिए क्या ये बैलेंस है, जी हाँ, ये वाला फर्स्ट पार्ट तो बैलेंस है लेकिन सेकेंड पार्ट बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो देखिए कितने हैं, इससे कितने आयन उत्पन्न हुए, इससे एक तो ये आयन उत्पन्न हुआ और 2 ये आयन उत्पन्न हुआ, तो टोटल कितने आयन उत्पन्न हुए, 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, 3 को बता रहा है, ये क्या है, सही है, बाकी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ग भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, घा वाला कह रहा है, इसमें फर्स्ट का जो घा नंबर है वो कह रहा है क्या है कि अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फेहलिंग विलयन जो है नहीं करता है, बाकी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट करता है, फेनिल हाइड्रोजन भी करता है और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी करता है। इसके बारे में हम जो है चर्चा आगे इसी में हम विस्तार से कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, यही है, क्या नाम है इसका, फेलिंग विलयन नहीं करता है, बाकी सब लोग क्या है, करेंगे। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब क्या है, अंगा वाला। अंगा वाला कह रहा है क्या कि सबसे मीठा शुगर है, सबसे मीठा शुगर है। तो देखिए सबसे मीठा शुगर कौन कौन होता है, फर्स्ट पे आता है फ्रक्टोज, फिर उससे जो कम मीठा होता है वो होता है सुक्रोज, ठीक है, फिर उसके बाद होता है ग्लूकोज, और जो सबसे कम होता है वो लैक्टोज होता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं कि सबसे फ्रक्टोज जो सबसे मीठा शुगर होता है वो फ्रक्टोज होता है, फिर सुक्रोज होता है, और फिर क्या होता है वो ग्लूकोज होता है, और लास्ट में क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो इसमें जो है पूछा है कि सबसे मीठा शुगर कौन है, क्या ग्लूकोज है, जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये गलत है। फिर उसके बाद कह रहा है कि लैक्टोज है, लैक्टोज भी नहीं है, लैक्टोज सबसे कम मीठा शुगर, इन चारों में सबसे कम मीठा है ये। ठीक है, क्या सुक्रोज है, सुक्रोज भी नहीं है, फ्रक्टोज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर चा, क्वेश्चन नंबर चा कह रहा है कि जो है क्या दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH
फिर CH2, फिर जो है NH, फिर क्या है CH3। क्या करना है हमको, इसको जो है IUPAC क्या करना है, इसको नाम बताना है। देखिए एमीन का जो है नामकरण थोड़ा अलग तरीके से होगा। एमीन का नामकरण जो है हम यहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, और जो है इसको हम जो है क्या करेंगे, इसको हम यन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम यन कहेंगे। और 1 2 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2 3। हम जो है एमीन को की नंबरिंग हमेशा क्या करते हैं, वन से ही, सॉरी यन से करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, IUPAC नाम लिखेंगे, जो क्रम है IUPAC का क्रम, वो जो क्रम है सबसे पहले लिखते हैं पूर्व लग्न। क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न अगर है तो। फिर लिखते हैं शब्द मूल। फिर लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। फिर लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, क्रम होता है। तो देखिए इसमें आप 1 2 3 यहाँ पे क्या है, पूर्व लग्न है, जी हाँ, यहाँ पे क्या है, ये पूर्व लग्न है। तो इसको क्या कहेंगे, ये है हमारा मेथिल है। क्या है ये, मेथिल। और मेथिल कहाँ पे है, मेथिल हमारा यन पोजीशन भी क्या होता है, हमको बताना पड़ता है। तो यन पे मेथिल है। फिर क्या आता है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कितने, 1 शब्द मूल क्या होता है, कार्बन की संख्या है, 1 2 3, क्या है, मेथ एथ प्रोप, यन मेथिल प्रोप। और फिर क्या है, प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे है, तो क्या हो जाएगा 2 इन। और यहाँ पे क्या है, अब क्या है, द्वितीय का अनुलग्न यह क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। तो 1 पे क्या है, 1 पे है एमीन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यन मेथिल प्रोप, 2 इन और 1 एमीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या है, सही है, ठीक है। तो ये डी वाला क्या है, सही है, डी वाला सही है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। दूसरा का कह रहा है कि 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखिए जो विलयन की सांद्रता होती है उसको मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं। तो विलयन की सांद्रता फर्स्ट में क्या करेंगे, मोलरता क्या होता है, विलेय का मोल, क्या होता है, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। अगर ml में है तो क्या करेंगे, ml में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। मोलरता हो गया। फिर जो है नॉर्मलता, क्या है, मोललता, यहाँ पे मोलरता हो गया। अब दूसरा है मोललता क्या होता है, विलेय का मोल बटे, यहाँ पे क्या रहेगा, विलायक का द्रव्यमान, क्या रहेगा, विलायक का द्रव्यमान। अगर यहाँ पे क्या है, ग्राम में है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद तीसरा है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता होता है विलेय का ग्राम तुल्यांक विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन किसमें? ml में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मलता निकालने के लिए आपको ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको शॉर्ट वाला एक फार्मूला बता रहा हूँ। नॉर्मलता यम बराबर होता है मोलरता को यम से लिखते हैं इनटू संयोजकता। अगर कभी आपको नॉर्मलता निकालने के लिए क्या आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, तो पहले आप उसकी मोलरता निकालिए, फिर जो है जो भी उसकी संयोजकता होगी, जैसे मान लो जो भी उसके विलय की संयोजकता होगी, मान लो H2SO4 है, तो इसमें जो होगा H प्लस और SO4-2, यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे 2 रख दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। विलय की यहाँ पे क्या है, विलय की संयोजकता। इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोल प्रभाज XA क्या हो जाएगा, A का मोल बटे क्या हो जाएगा, कुल मोल मतलब A का मोल प्लस B का मोल, ठीक है। हम मान रहे हैं कि यहाँ पे 2 लोग क्या है, यहाँ पे विलयन में के 2 भाग हैं, ठीक है। तो XA प्लस XB कुल मोल प्रभाज कितना होता है, 1 होता है। इसको भी आप जो है याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपके विलयन की सांद्रता को मैं ऐसे ही बता दिया हूँ। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन की, वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में किसकी बात की गई है, क्वेश्चन में मोललता की बात की गई है। तो यहाँ पे इसको जो है ले लेते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 150 ग्राम बेंजीन में क्या है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विलेय कौन है, विलेय है, यहाँ पहले लिख दे, यहाँ पे शुरू से विलेय यहाँ पे कौन है, एथेनोइक अम्ल CH3COOH की मात्रा, ये कितना है, ये है 5 ग्राम है, ठीक है। कितना है ये, 5 ग्राम है। उसके बाद विलायक का मात्रा, विलायक कौन है, यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है। ये कितना है, ये है 150 ग्राम। कितना है ये, 150 ग्राम है, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको निकालना है मोललता क्या करना है, हमको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको विलेय के मोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो मोल की आवश्यकता पड़ेगी, तो मतलब CH3COOH का अणुभार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 4 16, यहाँ 12 दूना 24, ये देखो यहाँ पे क्या है, 12 दूना 24 प्लस 4, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, और प्लस क्या है 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 4 10, 4 2 6 और 6 4 10, और 3 2 5 1 3 2 5 1 6, 60 इसका अणुभार कितना आया, 60। तो CH3COOH का मोल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/60। क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। तो 1 बटा कितना हो जाएगी, 15 चौके 60, 1/15। अब क्या करेंगे, इसके मान को रख देंगे। तो मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल कितना है, 1/15 बटे विलायक का मोल कितना है,
150 क्या करेंगे यहाँ पे 100 से 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/15 गुणे 150 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो देखिए आप इसको काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा ये 5 × 25 तो कितना हो जाएगा ये 250 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सॉरी 5 × 15 और 5 × 15 ये यहाँ पे हो जाएगा, एक इसका कट गया तो यहाँ पे आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 × 50 25 कितना आया यहाँ पे आया 5/9, ठीक है। कितना आया 5/9 तो 0.5945 5/9 ठीक है 5/9 0.55 क्या मोल प्रति केजी, ठीक है। आप इसको ये जो है इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का खा नंबर। दूसरा का खा नंबर। दूसरा खा नंबर कहता है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी की आवृत्ति क्यों होती है, प्रवृत्ति क्यों होती है। तो देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि जो है ताप का गैसीय विलयन में प्रभाव, ठीक है। देखिए ताप बढ़ाने पर क्या है गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब गैस की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा विलयन में गैस की जो है विलेयता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो क्या है ताप बढ़ाने पर क्या है ताप बढ़ाने पर द्रवों में ताप बढ़ाने पर गैस की गतिज ऊर्जा क्या होती है घट जाती है सॉरी ओ माय गॉड बढ़ जाती है इसलिए द्रव में गैस की विलेयता क्या हो जाती है घट जाती है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात कर देंगे इसी का अभी घा वाला देख लेते हैं, इसका घा वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का घा कह रहा है FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का 4 के ज्यामितीय समावयवियों की संरचना लिखिए। क्या है यहाँ पे FeNH3 का होल ट्वाइस Cn का होल 4 क्या करना है इसको जो है इसकी ज्यामितीय समावयवता बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो Fe है Fe। तो देखिए दो तरीके से होगा, एक तो यहाँ पे क्या कर लिया जाए Cn यहाँ पे Cn यहाँ पे क्या हो जाएगा ये Cn हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये NH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये NH3 एक ये हो गया। एक ये हो सकता है क्या कि Fe यहाँ पे कर दिया जाए NH3 यहाँ पे कर दिया जाए NH3 और यहाँ पे कर दिया जाए Cn यहाँ पे कर दिया जाए Cn यहाँ पे कर दिया जाए Cn और यहाँ पे कर दिया जाए क्या Cn। तो देखिए ये क्या है ये सिस है, ये समपक्ष है कि क्या है ये समपक्ष, ठीक है। ये कौन सी संरचना है ये समपक्ष है
और ये कौन सी है, ये विपक्ष है। ठीक है, विपक्ष क्यों है, क्योंकि इसमें जो है सेम का ग्रुप कितने के में है, इसमें NH3 के बीच कितने का एंगल है, 180 का। यहाँ पे देखिए 180 का एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये है विपक्ष हो जाएगा। और इसमें देखिए सेम कितना है यहाँ पे 90 डिग्री का, ये क्या हो जाएगा, ये समपक्ष हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम जो है नया पार्ट इसका जो है आगे की जो बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।